हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 सीरीज़ की, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है स्टैटिक्स आर इंटेंडेड, यानी कि स्टैटिक्स जो है उससे क्या आप समझते हैं, क्या अभिप्राय है? ओनली इक्वेशन, ओनली स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बोथ द अबव, या फिर नन ऑफ दीज? तो जल्दी बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। स्टैटिक्स से आप क्या समझते हैं? देखिए, स्टैटिक्स में हम इक्वेशन का भी काम करते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज किए जाते हैं। तो किसी एक को कहना गलत होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो बोथ द अबव। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड इन स्टैटिक्स, यानी कि इसमें से किसका हम अध्ययन करते हैं स्टैटिक्स में? न्यूमेरिकल फैक्ट्स का, क्वालिटेटिव डेटा का, बोथ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस? बहुत ही सिंपल है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। बताइए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटास का करते हैं, इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा को इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट होगा। और अगर क्वालिटेटिव डेटा को भी हमें एनालाइज करना है तो उसको न्यूमेरिकल में हम पहले कन्वर्ट करेंगे, तब उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड स्टैटिक्स यूज्ड इन? अब जो वर्ल्ड स्टैटिक्स है वो किस में यूज किया जाता है? सिंगुलर में, प्लूरल में, बोथ द अबव, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए। देखिए, यहाँ पर जो हम स्टैटिक्स यूज करते हैं वो बोथ द अबव होगा, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों में। अब यहाँ पे एक समझ लीजिए, प्लूरल में यूज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है। और स्टैटिक्स से मतलब यहाँ पर यह है कि इसकी जो विधियां हैं या फिर इसके जो मेथड्स हैं वो हमें सिर्फ एक निष्कर्ष निकाल के देते हैं, यानी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, statistics can be properly called the science of the medium. Who has given this definition? जो स्टैटिक्स जो है उसको हम उचित रूप से, जो भी हमारे साइंस है, किसका? मीडियम का साइंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हमें किसने दी थी? बाउले ने, वॉडिंगटन ने, पीएच कार्मेल ने, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। देखिए, ये डेफिनेशन दी थी डॉक्टर ए एल काउले ने, बाउले ने। और इन्होंने इस प्रकार इन्होंने ये कहा था कि जो हमारे स्टैटिक्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं उसके, और यहाँ पर हम जो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो प्लूरल वे में करेंगे। और इन्होंने मीडियम बताया था कि ये जो हमारा मीडियम है वो साइंस की तरह है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द वर्क ऑफ स्टैटिक्स। अब इसी कौन सा हमारा स्टैटिक्स का काम है? इनहेंसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको इनहेंस करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, या फिर नीदर ऑफ द अबव? बताइए कौन सा हमारा वर्क है स्टैटिक्स का? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सांख्यिकी कार्य है, तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर। इसमें से अगर हम देखें, व्यक्तिगत जानकारी बढ़ाना, सॉल्व प्रॉब्लम, तो ये इनमें से अगर हम पर्टिकुलर एक देखें तो एक हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इसका काम होता है गणना करना, वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। यानी कैलकुलेशन करना, एनालाइज करना, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शंस एक तरह से सारे ही हमारे गलत होंगे। क्योंकि देखिए, समस्या का समाधान बताना ये तो हो नहीं सकता। समस्या का समाधान बताना तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। व्यक्तिगत जानकारी देना ये नहीं होगा। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे नाइदर ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देयर आर डेटा स्टोर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड सर्वे रिसर्च मेथड। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी हमारे डेटा जो स्टोर होते हैं ऑब्जर्वेशन और सर्वे रिसर्च मेथड के द्वारा, वो क्या होते हैं? प्राइमरी इक्विपमेंट, सेकेंडरी इक्विपमेंट्स, ऑल ऑफ विच, या फिर नन ऑफ दीज? बताइए।
देखिए, जब हम सर्वे करके कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि वो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं से पहले से ऑलरेडी कलेक्टेड नहीं है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी इक्विपमेंट्स यानी प्राइमरी डेटा में आएंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक मीनिंग। अब जो स्टैटिक्स है उसका मीनिंग क्या होता है? मिस्टेक्स अकर्ड ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा, मिस्टेक्स ड्यूरिंग इवेंट्स, डिफरेंस ऑफ रियल वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज, या फिर डिफरेंस ऑफ ओल्ड फिगर्स एंड न्यू फिगर्स। बताइए, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, हिंदी में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, अगर जो स्टूडेंट हिंदी में देख रहे हैं इंग्लिश में और कर लीजिए। विभ्रम है, विभ्रम का मतलब होता है एरर, यानी कि स्टैटिक्स एरर का मतलब बताना है आपको। अब बताइए, अब तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखिए, स्टैटिक्स एरर का मतलब होता है जो भी हमारे रियल वैल्यूज और जो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं उसको हमें डिफरेंस देखना, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा स्टैटिस्टिकल एरर का मतलब होता है, ठीक है? मतलब कहाँ पे हमारे जो रियल वैल्यू थी और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उनमें कहाँ पे हमारा एरर निकल कर आ रहा है, वो हमारा स्टैटिस्टिकल एरर कहलाता है, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इज दिस स्टेटमेंट। अब जो साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है वो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? पाउले, कंडेल, वॉडिंगटन या फिर किंग ने? बताइए, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है, अगर आपने सही से क्वेश्चन समझे हैं तो। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था बाउले ने। जो हमारा साइंस है वो सॉरी जो हमारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है वो हमारा साइंस है, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइंस डैश कैन डू, यानी कि साइंस कर सकता है क्या, वो सॉरी स्टैटिस्टिक्स कैन डू यानी कि जो सांख्यिकी है वो कर सकते हैं क्या? एनीथिंग प्रूव्ड यानी कि कुछ भी सिद्ध, एनी वंस डिनाइल किसी का भी खंडन, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिनाइल बट अ मशीन यानी कि एक यंत्र की तरह है, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए, सांख्यिकी जो है यानी कि स्टैटिक्स जो है ये सिर्फ कैलकुलेशन का और उस पे एनालाइज करने का, उस पे एक निष्कर्ष निकालने का काम करती है, ठीक है? ये आपको कोई भी चीज ये नहीं कहती कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत है, ठीक है? ये सिर्फ एक तरह से टूल की तरह है, एक मशीन की तरह है, जो कि जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर प्रूफ नॉट डिनाइल बट अ मशीन, ठीक है? नेक्स्ट है विच वर्क इज नॉट डन इन स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब इसमें से कौन सा काम है जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च में नहीं किया जा सकता? एस्टिमेट, क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन, एडिशन ऑफ इक्वेटर्स, एडिटिंग ऑफ इक्वेटर्स, या फिर इनएक्यूरेसी। बताइए, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल रिसर्च की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पर आप ये भी लेके चल सकते हैं कि आप अनुमान लगाएं कि एरर का, ठीक है? एस्टिमेट करें एरर को, तो आप ये लिख सकते हैं एरर ब्रैकेट में, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे विभ्रम लिखा हुआ है, ठीक है? तो देखिए, जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च है वो एस्टिमेट नहीं लगा सकती एरर को, क्लासिफिकेशन कर सकती है इक्वेशन का, एडिशन कर सकती है इक्वेटर्स का, इनएक्यूरेसी बता सकती है, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा सकती पहले से, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स एंड पोटेंशियल, ठीक है? ये किसने कहा है? बाउले, वॉडिंगटन, किंग, या फिर पीएच कार्मेल? बताइए। कई बार स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। देखिए, ये स्टेटमेंट दिया था वॉडिंगटन ने। वॉडिंगटन कौन थे? ये प्रसिद्ध स्टैटिस्टिक्स थे, प्रोफेसर वॉडिंगटन। इन्होंने स्टैटिक्स की डेफिनेशन को बताते हुए ये कहा था कि जो हमारी साइंस है, स्टैटिक्स जो है वो हमारा साइंस है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स एंड पोटेंशियल का, ठीक है? तो इसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये वाला स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में पूछ ले जाएं। तो ऑप्शन बी वॉडिंगटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स आर कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ लाइज। अब जो स्टैटिक्स है वो लाइज किस टर्म्स में कही जाती है? व्हाइट लाई के, ब्लैक लाई के, मल्टी कलर्ड लाई के, या फिर रेनबो लाई के? बताइए। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें लाई की तो इसको ब्लैक लाई कहा गया है, ठीक है। अब ब्लैक लाई क्यों कहा गया है? देखिए, एक डिज़राइली ने कहा था कि जो हमारा स्टैटिक्स है वो हमारे ब्लैक लाई की तरह है, क्योंकि देखिए इसके अंदर हम जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनका हम विश्लेषण करते हैं, ठीक है, समराइज करते हैं, फिर उनका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं, इससे ज़्यादा हम इसके अंदर और कुछ नहीं करते। तो ये क्या है कि जैसे आप यहाँ पे इक्वेशंस लेंगे उस तरह का आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसा आप यहाँ पे इनपुट लेंगे वैसा ही आपका आउटपुट निकलेगा। तो ये एक तरह से क्या है, ब्लैक जूट की तरह है। ये कहा था डिज़राइली ने, तो ये नोट कर लीजिए किसने कहा, डिज़राइली ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, statistics are not only a science but it is also a scientific method whose statement is। अब जो स्टैटिक्स है वो केवल साइंस नहीं है लेकिन एक साइंटिफिक मेथड भी है। ये स्टेटमेंट किसने कहा? क्रॉक्सटन एम काउडेन ने, या फिर सिम्पसन एंड काफ्का ने, या फिर वेलिस एंड रॉबर्ट्स का है, यूले कंडल एंड भूल का है? बताइए, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया था क्रॉक्सटन एंड काउडाइन ने। इन्होंने कहा था कि ये जो हमारा स्टैटिक्स है ये सिर्फ साइंस ही नहीं है लेकिन साइंटिफिक मेथड भी है, क्योंकि इसमें हम जो भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हम एक साइंटिफिक मेथड यानी कि एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। ऐसा ही नहीं है कि हम कहीं भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दें, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे है जिसके अकॉर्डिंग हम सारी इक्वेशंस अपने सॉल्व करते हैं। इसलिए उन्होंने इसको साइंस ना कह के साइंस के या साइंटिफिक मेथड बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द किंग ऑफ स्टैटिस्टिक साइंस, हु सेड दिस। अब जो क्या है हमारा स्टैटिक साइंस का किंग, ये किसने कहा है? पैरेटो, किंग, बाउले, फिशर? बताइए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, स्टैटिक साइंस इज द किंग, इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, इस तरह से कर लीजिएगा, यानी कि जो सांख्यिकी है वो हमारा विज्ञानों का राजा है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से घुमा दीजिएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा है ये बताइए आप। पैरेटो ने कहा है, किंग ने कहा है, बाउले ने कहा है, या फिर फिशर ने कहा है? देखिए, जो हमारे स्टैटिक्स है ये हमारे किंग है साइंस की। ये स्टेटमेंट जो है वो दिया था प्रोफेसर किंग फिशर महोदय ने, और बाउले ने इसको गणना का विज्ञान कहा है, यानी कि कैलकुलेशन का विज्ञान कहा है, लेकिन इन्होंने कहा है ये क्या है, साइंस का स्टैटिक्स का विज्ञान है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंग। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये किंग ने दिया है, ठीक है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी यूज्ड। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है हमें ये बताना है। ऑप्शंस है, to writing of goodwill, in completing the capital losses, both A and B, और none of the above। तो देखिए, जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है ये हमारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय, वहाँ पर उनसे हम अपने गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 1 है, टू राइटिंग ऑफ गुडविल, एंड सेकंड ऑप्शन इज इन कंप्लीटिंग द कैपिटल लॉसेस, ये दोनों ही करेक्ट है। हम अपने इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है हम उससे अपने ये चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है, किस अकाउंट के नाम से, वो हमें बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, स्पेशल रिजर्व अकाउंट, या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट? तो देखिए, यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है
तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो हमारा पूंजीगत लाभ की तरह होता है। पूंजीगत लाभ का मतलब यहाँ पर है कैपिटल प्रॉफिट की तरह होता है, और इसको हम कैपिटल जो हमारा रिजर्व अकाउंट होता है उसके अंदर इसको क्रेडिट किया जाता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल प्रॉफिट की तरह है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करेंगे। स्पेशल रिजर्व में जो स्पेशल चीज के लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं सिर्फ उनको वहां पे ट्रीट किया जाता है। जर्नल रिजर्व में हम यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, हमारे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो वो यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा? बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ओपनिंग अ गुडविल अकाउंट with the loss, and third option is by debiting it to the goodwill account when some price for goodwill is paid at the time of purchasing the business, या फिर बाय डेबिटिंग इट टू सस्पेंस अकाउंट। अब हमें इसमें से बताना है कि क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, जो लॉस होता है उसमें। तो देखिए, अगर हम प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के समय हमारा जो लॉस होगा हम उसको किस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये होते हैं, ये हम कभी भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इनको हम हमेशा जो भी इनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि राइट ऑफ के लिए हम गुडविल अकाउंट यूज करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। सस्पेंस अकाउंट हो गया, इनमें हम डेबिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यही पूछा गया है कि किससे नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ पर नहीं कर सकते, जबकि हम एक गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं लॉस के साथ। हम डेबिट कर सकते हैं गुडविल अकाउंट को व्हेन सम प्राइस ऑफ गुडविल इज पेड एट टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस, या फिर एक सस्पेंस अकाउंट की तरह भी हम यहाँ पर डेबिट करके शो कर सकते हैं इस लॉस को। लेकिन हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस लॉस को शो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज अंडर दिस सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारे डिफेक्टिव होती है इस सिस्टम में, क्यों, क्या कारण है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे डिफेक्टिव कही जाती है? ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता है इसीलिए? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, या फिर ऑल दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें जो एंट्रियां होती हैं वो सिंगल होती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जो मेथड फॉलो किया जाता है, वो होता है हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी आइटम हो उसकी एंट्रीज डबल साइड की जाती है, उसका डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ यही बात है कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट इस तरह का प्रिपेयर नहीं किया जाता, फिर चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हो, या फिर वो बैलेंस शीट हो। इसी कारण से यहाँ पर ये हमारे डिफेक्टिव मानी जाती है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, इसी कारण हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफेक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेल क्रेडियर्स कमीशन इज पेड टू द एजेंट फॉर। अब जो हमारा डेल क्रेडियर कमीशन है, डेल क्रेडियर कमीशन आप समझते होंगे, इसको अभिकर्ता को प्रतिशोध कमीशन भी कहा जाता है। ये क्यों दिया जाता है? उसके हार्ड वर्क के लिए, मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस है, यानी कोई भी अचानक से कोई एक्सपेंस हो रहा है इसलिए, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स, या फिर अचीविंग टारगेट्स ऑफ सेल्स सेट बाय द प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल द्वारा, जो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी उसने उसका प्रधान है या हेड है, उसने जो सेट किए हैं वहां पर टारगेट बनाया है, वो अचीव करने पर उसके लिए दिया जाता है। तो क्या पर्पस है कि डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जा रहा है? तो देखिए, अगर हम डेल क्रेडियर कमीशन की बात करें, तो डेल क्रेडियर कमीशन में
ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको ले ले, इसलिए डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। अब बायर से पेमेंट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एजेंट की है कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं, ये सिर्फ एजेंट को देखना है। इससे जो भी प्रिंसिपल है या फिर जो हेड है या जो अ, जिसका वो सामान है, जिसने उस एजेंट को रखा है, उसकी कोई वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? एजेंट के ऊपर। इसलिए एजेंट को ये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है जिसको डेल क्रेडियर कमीशन कहा जाता है। मेन पर्पज इसका यही होता है कि प्रिंसिपल जो है वो इस जो भी रिस्क है उससे बिल्कुल फ्री हो जाए, उसको इस बात की कोई टेंशन ना हो कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं। ये सारा काम देखना फिर एजेंट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस चीज की समरी है आपको ये बतानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश बुक की, बैलेंस शीट की, या फिर बैंक अकाउंट की। तो देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहाँ पे समरी की बात करें तो ये यहाँ पर हमारी किसको बताती है? कैश को। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पता है इसके अंदर ये देखते हैं, रिसिप्ट का मतलब है कि आपने कितना कैश रिसीव किया, पेमेंट का मतलब है आपने कितना पेमेंट किया। तो ये कैश बुक की समरी को बताती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप सबको पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके अंदर ये देखते हैं कि कितनी उनके पास इनकम आई। इनकम इन द सेंस जो सब्सक्रिप्शन उनने रिसीव किया या भी जो भी फीस उनने ली वो कितनी आई और कितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ। बैलेंस शीट आपको पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। बैंक अकाउंट आपको पता है, बैंक अकाउंट के अंदर हम बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी समरी कैश बुक की समरी होती है जिसके हम इजीली पता कर सकते हैं कितना हमने रिसीव किया कैश और कितना हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। एज पर गार्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल। अब आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो उसमें आपने गार्नर वर्सेस मोरे रूल पढ़ा होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बॉर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन, यानी कि किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी आ रही है तो अदर पार्टनर्स जो होते हैं उनके द्वारा वो बॉन्ड की जाती है, यानी कि वो लोग पार्टनर्स उसको लेते हैं। किस रेशियो में आपको ये बताना है? इक्वल शेयर बाय ईच, यानी कि सभी लोग इक्वली लेंगे। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में दे दिया है तो आप इजिली इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, गार्नर वर्सेस मोरे रूल के अकॉर्डिंग हमें बताना है तो आपने इस रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, जब भी कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसको उनकी जो भी कैपिटल होती है उसके रेशियो में आपस में उसको बेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ द देयर कैपिटल, यानी कि उनकी पूंजी का अनुपात। ऑप्शन 2 हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आ रहा है, इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों आप एक साथ देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मस्ट टेकन प्लेस व्हेन, यानी कि जो अभी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का वो कब होता है? अ पार्टनर मिसबिहेव, यानी कि कोई पार्टनर मिसबिहेव करता है, या पार्टनर बिकम्स वन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी अनसाउंड माइंड का कोई पार्टनर है, बिजनेस इज रनिंग एट अ लॉस, या फिर आर पार्टनर डाइज, यानी कि एक पार्टनर मर जाता है। तो कब होता है डिसोल्यूशन? तो डिसोल्यूशन की बात करें किसी भी पार्टनरशिप फर्म में तो देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टनर की मृत्यु होने पर उसकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसोल्यूशन हो जाता है उसका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि मिसबिहेव करने पर उस पार्टनर को निकाल दिया जाता है लेकिन फर्म कभी खत्म नहीं होती और अनसाउंड माइंड पर भी नहीं होती और बिजनेस लॉस में चल रहा है तब भी नहीं होगी, लेकिन एक पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो प्लीज जरूर बताएगा। हम नेक्स्ट जब भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट लॉस ड्यू टू
ड्यू टू इट विल बी शेयर्ड बाय अदर पार्टनर्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फर्म का जो भागीदार है यानी कि पार्टनर है वो दिवालिया हो जाता है और उसके कारण होने वाला जो भी नुकसान है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में लेंगे, इक्वली इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है और उसके द्वारा कोई भी लॉस होता है तो जो भी पार्टनर्स हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, उसको बियर या फिर बहन करेंगे। तो यहाँ पे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लाभ के बंटवारे के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अब यानी कि कोई भी पार्टनर जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका जो गुडविल का जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट होगा, किस अकाउंट के थ्रू क्रेडिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर के में होगा क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ क्रेडिट होगा, सभी पार्टनर्स के साथ, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कोई भी पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी जो भी गुडविल होती है वो क्रेडिट की जाती है हमेशा सभी पार्टनर्स के द्वारा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑल द पार्टनर्स हमारा राइट आंसर हो जाए, सभी साथियों के साथ उसकी जो ख्याति होती है या फिर गुडविल होती है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, at the time of sale of a firm the purchase consideration received in the form of shares and debentures will be distributed among the partners in the ratio of। अब किसी फर्म को हम सेल करते समय जो भी परचेस कंसिडरेशन रिसीव किया जाता है शेयर या फिर डिवेंचर के फॉर्म में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स में किस रेशियो में, यानी कि जब भी हम शेयर डिवेंचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फाइनल अकाउंट अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर, यानी कि जो भी फाइनल अमाउंट का जो सॉरी पार्टनर्स का जो कारण जो भी फाइनल अकाउंट आया है उस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर इक्वल रेशियो में। तो देखिए कभी भी हम फर्म को सेल करते हैं तो जो भी शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उनको हम साझेदारों में उनके फाइनल अमाउंट जो भी पार्टनर्स के कारण हुआ है उस रेशियो में हम उनको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ऑप्शन वन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भागीदार है के कारण जो भी अंतिम राशि हमें प्राप्त होती है उस रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रेंड्स इसको ना सद्भावना को ख्याति कर लीजिएगा, ठीक है। When goodwill is raised in the books, the capital account of the old partners are credited in। यानी कि जब गुडविल को रेज किया जाता है यानी कि जो भी उनका गुडविल अकाउंट है उसमें दिखाया जाता है, खोला जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं, पुराने पार्टनर्स होते हैं, उनके पूंजी खातों को क्रेडिट किस नाम से किया जाएगा, यानी कि किस नाम से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस रेशो में किया जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो भी गुडविल अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है वो पुराने साझेदारों के हमेशा जो भी पूंजी खाते होते हैं उनको जो भी उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसके थ्रू उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, गुडविल अकाउंट को किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी उनका पुराना लाभानी रेशो था उसमें बंटवारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑडिटिंग इज कंपलसरी। अब जो ऑडिटिंग है वो हमारा कंपलसरी किस कंपनी के लिए है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन सोल ट्रेडिंग, इन पार्टनरशिप, और ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑडिटिंग की बात की जा रही है तो ये आप सबको पता है, सोल ट्रेड क्या होता है, जिसमें एक पर्सन होता है और वो पर्सन में जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे कंपनी के, जो भी उस बिजनेस के लॉस होंगे उसको उसी को बेयर करना है, कोई और पर्सन उसके लिए लायबल नहीं है। और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो से अधिक लोग होते हैं, दो या दो से अधिक, और उसमें वो लोग म्यूचुअल कंसेंट से अपनी जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी वो कंडीशंस बनाते हैं उसके बेसिस पे वो बिजनेस करते हैं। यानी इन दोनों ही बिजनेस के अंदर कोई बाहर से पार्टी नहीं आई है इन्वेस्ट करने। जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कोई भी शेयर होल्डर हमें नहीं पता कहाँ रहता है, क्या है, इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनका पैसा उसमें लगा होता है। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है ऑडिटिंग को करना, जिससे कि ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन, पोजीशन, जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं, जो भी बुक्स में
प्रेजेंट किए जा रहे हैं रिकॉर्ड्स वो सही है या नहीं, ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए। और वो किससे पता करते हैं? वो पता करते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट से। तो यहाँ पे ऑडिटिंग हमारा कंपलसरी है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सोल ट्रेडिंग के लिए ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं है, और ना ही पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। वो ये डिपेंड करता है कि वो लोग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द वर्ड ऑडायर मीन्स, ऑडायर का वर्ड जो है उसका क्या मतलब होता है? टू टेल, टू हियर, टू डिस्कस और टू शो। तो देखिए अगर हम बात करें ऑडायर की, तो ऑडायर वर्ड जो है वो हमारा लैटिन भाषा का वर्ड है जिससे ऑडिटिंग हमारा शब्द बना। और इसका अर्थ होता है टू हियर, यानी कि सुनना। ऑडिटिंग में भी क्या होता है, क्लाइंट की जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जो वो डिस्कस करता है वो सारे सुनकर उनको चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू हियर, ठीक है। हियर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हियर कर लीजिएगा, HEAR, ठीक है, टू हियर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी फॉर। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा कंपलसरी क्यों है, ये हमें यहाँ पे बताना है। किसके लिए है? ऑल पब्लिक कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, या फिर ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी ऑडिट की, तो यहाँ पर ये हमारा कंपलसरी किसके लिए होता है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है दोनों तरह की कंपनी के लिए, फिर वो चाहे हमारा प्राइवेट कंपनी हो या फिर हमारा पार्टनरशिप वो सॉरी पब्लिक कंपनी हो। क्योंकि यहाँ पर कंपनी एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिसके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिट बनाना हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सारे प्रोविजन डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज आप एक बार 2013 की जो भी नॉर्म्स हैं आप उनको पढ़िए, वहां पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। यहाँ पर हम कल का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। गोपाल जी शर्मा का एक कमेंट था, उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक ऑडिट और हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट में उन्हें कंफ्यूजन है। तो देखिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है ये हमारी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होती है। इसमें कंपनी के स्टाफ भी हो सकते हैं, कंपनी का मेन अपॉइंटमेंट ऑडिटर भी हो सकता है। अब स्टाफ इसलिए होगा क्योंकि कई कंपनियां अलग से किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं या किसी अदर पर्सन को भी वो वहां पर इनको जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए रख सकते हैं। तो या तो स्टाफ मेंबर्स होंगे या फिर ऑडिटर कंपनी के रिकॉर्ड्स को डेली चेक करेगा। अब वो डेली भी ऐसे हो सकता है, फोर्टनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, ठीक है। इस बेसिस पे डेली उसको चेक किए जाएंगे। और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करता है तो डेली विजिट कर सकता है कभी भी कंपनी के अंदर। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट, लगातार होगी वो ऑडिटिंग। और यहाँ पर पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो पीरियोडिक ऑडिट वो ऑडिट होती है जो हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। और ये हमारी तभी प्रिपेयर होगी जब हमारे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको पता ही है फाइनल अकाउंट हमारे लास्ट में प्रिपेयर किए जाते हैं। जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उसके बाद आता है बैलेंस शीट की बारी। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इतना ही डिफरेंस है इसमें। और हम जब टाइप्स ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे थ्योरी क्लास में तो हम वहां भी इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इनके एडवांटेज, लिमिटेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गया है तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई भी टॉपिक हो तो उसको भी बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उनको फिर से डिस्कस कर लेंगे। बीच में हम इसलिए डिस्कस नहीं करते फ्रेंड्स क्योंकि एक टाइम होता है उसके अंदर ही मुझे अपनी क्लास कंप्लीट करनी होती है। और अगर मैं बीच में आप लोगों के क्वेश्चंस करूंगी तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज आप ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है। वैसे क्वेश्चन नंबर मैं ही नोट नहीं करती, बट आप थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिया करिए कि ये वाला क्वेश्चन है, तो उसके बेसिस पर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिड्यूसेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनल चेक की। कल हमने इंटरनल चेक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जिसमें आपको इंटरनल चेक क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपनी थ्योरी क्लास में इंटरनल चेक को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में देख लेते हैं। आंतरिक जांच की एक अच्छी प्रणाली का अस्तित्व काफी हद तक कम हो जाता है किसके द्वारा? मतलब क्या कम हो जाता है उससे? ऑडिटर का वर्क कम करने की बात करता है ये, लाइबिलिटी कम हो जाती है, नाइदर वर्क नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, या फिर बोथ द वर्क एंड द लाइबिलिटी। हमको बताना है कि अच्छा, अगर इंटरनल चेक एक अच्छा होगा सिस्टम हमारे पास, तो उससे हमारी क्या चीज, क्या कमी हो, कमी जो है वो हो जाएगी वहां पे। बर्डन कम हो जाएगा हमारे ऑडिटर का, या उसका काम कम हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी? तो देखिए, इंटरनल चेक में मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है। इंटरनल चेक के अंदर जो भी कंपनी होती है, उसके अंदर जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, उन सबको चेक किया जाता है कि सही वो कर रहे हैं नहीं, उनका पोस्टिंग अकाउंट में सही से हो रही है नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो भी स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं या नहीं, उनको जितना टारगेट दिया गया है उनको उन्होंने अचीव किया है या नहीं, ये सारी चीजें इंटरनल चेक के अंदर देखी जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर ये सारी चीजें पहले ही चेक कर दी जाएंगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? वो मिलेगा हमारे ऑडिटर को। अब ऑडिटर को वो बेनिफिट किस रूप में मिलेगा, अब आपको वो बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो क्या होगा या किस रूप में यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, तो वो मिलेगा उसके काम से। क्योंकि देखिए, ऑडिटर को वो सारा फिर से चेक नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही इंटरनल चेक किया गया है और सही तरीके से किया गया है, तो बस उसको क्या करना होगा, वो रिकॉर्ड लास्ट में चेक करेंगे ऑडिटर, और उसके साथ ही साथ जो भी वाउचर होगा उसको उससे मिलान कर लिया जाएगा। और अगर वहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपनी प्रोसेसिंग को आगे स्टार्ट करेंगे और बाद में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाएगा, अगर इंटरनल चेक वहां पे किया जा रहा है। और अगर कंपनी में इंटरनल चेक नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, ऑडिटर को पहले इंटरनल चेक वाला काम करना होगा। उसको पहले ये देखना होगा कि कंपनी के रिकॉर्ड सही से मेंटेन है या नहीं। अगर वही मेंटेन नहीं होंगे, तब तक वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, अपना जजमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इंटरनल चेक से क्या होता है, वो जो ऑडिटर है उसका काम कम हो जाता है। तो ऑप्शन पे आते हैं, working papers which contain a record of the audit work done are the property of। यहाँ अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो काम करने वाले कागजात हैं जिसमें ऑडिट कार्य को रिकॉर्ड होता है, वो हमारी संपत्ति है। किसके लिए संपत्ति कहलाई जाएगी? कंपनी के लिए, ऑडिटर के लिए, कंपनी और ऑडिटर बोथ, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के लिए। तो वर्किंग पेपर्स बताने हैं वो किसके लिए असेट्स कहलाए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्किंग पेपर्स की, अब वो वर्किंग पेपर्स किस पर्पज से क्रिएट किए गए हैं? वो बनाए गए हैं जब भी ऑडिटर ने जो भी एनालाइज किया कंपनी में, जो भी उसको फाइंडिंग्स निकल कर आई, उसको उन्होंने पेपर पे लिखा है। तो वो उसके लिए क्या है, वो मेन पॉइंट है जिसके बेसिस पर वो रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर सकता है और अपना जजमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो किसकी हेल्प से करेगा? वर्किंग पेपर की हेल्प से। और अगर वर्किंग पेपर नहीं हुए तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिपोर्ट प्रिपेयर करने में ये वर्किंग पेपर उसकी बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पे असेट्स की बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है, तो ये ऑडिटर के लिए प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। उसको उसे सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से ही उसको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा ऑडिटर राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी को उन पेपर से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को तो सिर्फ क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी कट जाएगा, बोथ नहीं होगा। कंपनी लॉ बोर्ड को भी कोई मतलब नहीं है, उन्होंने बस आपको प्रोविजंस रूल्स दे दिए हैं, उनको फॉलो करना कंपनी का काम है। और कंपनी वो फॉलो किस तरह से करेगी? ऑडिट करा के। और ऑडिट रिपोर्ट उसको बस चाहिए, अब वो कैसे भी पेपर की करे एक ऑडिटर, वो ऑडिटर के ऊपर है। तो यहाँ पर जो हमारे असेट है, अगर हम असेट की बात करें तो वो सिर्फ वो वर्किंग पेपर जो है सिर्फ एक ऑडिटर के लिए है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द वैकेंसी कॉज्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड ओनली बाय, अब यहाँ पर बात की जा रही है अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी है ऑडिटर की पोस्ट पर तो वो किसके द्वारा भरी जाएगी? द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी लॉ बोर्ड या फिर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात की जा रही है कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में अपने वोट से वहां पर एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कि हाँ इस पर्सन को एक अपॉइंटमेंट देना चाहिए या फिर इस पर्सन से हम चाहते हैं कि ये इस कंपनी का ऑडिट करे, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे शेयर होल्डर्स का। अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि ये जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है किसके लिए प्रिपेयर की जा रही है? सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए। अगर यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर कंपनी का कोई भी हेड है वो इनको अपॉइंट करता है तो वहाँ पे शेयर होल्डर के मन में यही बात बनी रहेगी कि इन लोगों ने अपॉइंट किया है, हो सकता है ये सही से रिपोर्ट ना दे, ये कंपनी को ही अच्छा बताएगा, हो सकता है कि ये उनके अंडर में रह के काम करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो अपॉइंट किए जाते हैं ऑडिटर वो शेयर होल्डर के थ्रू किए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ बोर्ड या मैनेजिंग डायरेक्टर का इनमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट द स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ, हमें यहाँ पे बताना है कंपनी एक्ट में किस प्रोविजन के अंदर हमारी जो स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट है वो कंडक्ट की जाती है। सेक्शन 209 सबसेक्शन डी, सेक्शन 233 सबसेक्शन 3, सेक्शन 23 सबसेक्शन बी या फिर सेक्शन 224। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 233 कर लीजिए, 233, ठीक है, सबसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हमारी किस प्रोविजन के अंदर बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो होती है वो सभी प्रकार की कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए कंपलसरी होती है जिन्हें 209 सबसेक्शन डी के अंतर्गत लागत जो अकाउंट्स हैं उनको रखना जरूरी होता है। और अगर वो उन बुक्स को रखेंगे तो वहां पर उनका ऑडिट कराना भी उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो 209 के अंदर तो ये बताया गया है कि जो बुक्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है। और जो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की, तो देखिए ऑडिट की बात हमारी बताई गई है प्रोविजन हमारे सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुक से रिलेटेड बात की गई है 209 सबसेक्शन डी में। और अगर हम ऑडिट की बात करें तो ये की गई है सेक्शन 233 सबसेक्शन बी में। तो इस थोड़ा सा भी अगर आपने और भी चीजें पढ़ी हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो उसके बेसिस पर भी आप इनके आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय, अब एक इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या फिर गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की बात की जा रही है। इंटरनल यानी कि जो कंपनी के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, ठीक है। अब कंपनी के अंदर के सारे कामों को देखेगा वो कि सही से लेजर में तो पोस्टिंग नहीं हुई है, लेजर में पोस्टिंग अगर कर दी गई है तो उनको उनकी सब्सिडरी बुक्स जो है उनमें सही से पोस्टिंग करी है या नहीं, ये सारे इंटरनल ऑडिटर के काम होते हैं, ठीक है। जो कि इंटरनल ऑडिटर किसका पार्ट होगा? इंटरनल कंट्रोल का। ऑडिटर मैंने आप कल आपको बताया था इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? इंटरनल ऑडिटर। और इंटरनल ऑडिट किसका पार्ट है? इंटरनल कंट्रोल का। तो जब सारी चीजें इंटरनली बेसिस पर की जा रही हैं तो इंटरनली बेसिस पर ये सारे हेड किसको बनाया जाएगा? इसका वो बनाया जाएगा हमारा मैनेजमेंट को। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेयर होल्डर को इंटरनल कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग में जिसको अपॉइंट किया है उनसे उनको अच्छी रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो उनको इंटरनल ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर से कोई मतलब नहीं है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं करती, उन्होंने तो गवर्नमेंट
सिर्फ उसके बेसिस पे काम करेगी कि जो भी कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा रूल बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट में रूल दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग एक कंपनी उनको फॉलो कर रही है या नहीं, बस इतना काम होता है। तो इसको रिमूव करना, इसको अपॉइंट करना एक मैनेजमेंट का काम है। अब वो इसको अपॉइंट करे या ना करे, ये भी डिसीजन एक मैनेजमेंट का ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूटीन चेकिंग रिड्यूसेस द, अब जो रूटीन चेकिंग है वो क्या कमी करती है, ठीक है, क्या रिड्यूस करेगी आपकी, वर्क ऑफ एन ऑडिटर, लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, बोथ अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बस पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है। अब देखिए रूटीन चेकिंग यानी कि इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक होगा तो उससे क्या कमी आएगी, उससे कमी आएगी एक ऑडिटर के काम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक ऑडिटर का काम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर रूटीन चेकिंग कंपनी में की जाएगी, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टमैटिक वे में किया हुआ होगा, सारे ट्रांजेक्शन सही तरीके से होंगे और एविडेंस के प्रॉपर उनके एविडेंस वहाँ पे मौजूद होंगे, सारी चीजें अच्छी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखना है तो वहां पर आपको लगे अरे इसका तो वाउचर ही नहीं है, इसका तो एविडेंस ही नहीं है, ये कहाँ से एंट्री हो गई। तो वहां पर उनकी सब्सिडरी बुक भी अवेलेबल होंगी सिस्टमेटिक वे में, तो आप कभी भी अगर कोई भी ऑडिटर चाहता है रैंडमली तो वो उनको चेक कर सकता है। तो रूटीन चेकिंग से क्या होता है, एक ऑडिटर का काम जो है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आए होंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए किसी भी क्वेश्चन को लेके। बस आप क्वेश्चंस थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा वहां पे, मैं भी कोशिश करूंगी कि नंबर मेंशन करा करूं, क्योंकि मुझे इतना हैबिट नहीं है नंबर मेंशन करने की। मैं अपने स्कूल टाइम से ही बुलेट और ये सब यूज करती हूँ, तो कोशिश करूंगी कि मैं भी नंबर्स यूज करूं जिससे कि आप नंबर मुझे बता सकें कि इस नंबर का क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।